दोस्तों वैसे तो मैं तुम्हारी क्लास 12th की पोएम्स की रिवीजन कराने आया हूं, लेकिन सच कहूं मैं इन्हें पोएम्स ही नहीं मानता। ये तो एहसास है, जज्बात है जिन्हें महसूस किया जा सकता है। पता है तुम्हें क्या पढ़ना है? तुम्हें पढ़ना है मां। जब मां बूढ़ी होती है तो कैसा महसूस होता है, दुनिया में सुकून की क्या अहमियत है, खूबसूरती वाकई में क्या चीज है, या फिर शादी शादी एक औरत को कितना तोड़ देती है और गरीबी गरीब इंसान को क्या से क्या दिखा देती है। बस यही तो तुम्हें पढ़ना है। मुझे बताओ, क्या ये पढ़ने की चीज है? ये तो महसूस करने की चीज है। और आज तुम मेरे साथ यानी अपने बड़े भाई के साथ ये सारी चीजें महसूस करने जा रहे हो। पोयम से प्यार हो जाएगा। जी हां, प्यार हो जाएगा पोयम से। वेलकम बैक एवरीवन, मैं आ गया हूं आपके लिए पोएम्स की क्लास 12th की वन शॉट रिवीजन लेके। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम से पहले मैं आपकी कम से कम 5 इंग्लिश की रिवीजन करा दूंगा और इंग्लिश में 80 में से 80 नंबर लाने के टारगेट को हम जरूर अचीव करेंगे। जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगा दो, अपना नाम लिख दो और अपने साथ लिख दो 80/80, ताकि तुम्हें भी याद हो जाए कि यह है मेरा गोल, यह मुझे हासिल करना है। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने ऑलरेडी आपकी फ्लेमिंगो की वन शॉट रिवीजन की वीडियो दे रखी है। विस्टास भी आपकी मैंने करा दी है अभी कुछ दिन पहले। ये जो हमने 5 टाइम्स रिवीजन प्लान स्टार्ट किया था ना, उसके अंडर मैंने तुम्हारी पहली रिवीजन कंप्लीट करा दी है। आपको नहीं पता था, जिनको नहीं पता था उनको बता देना, ये वीडियोस उनको शेयर कर देना। और ये वीडियोस देखने मैंडेटरी है, मस्ट है। ये तो देखने ही देखने हैं। ऐसा नहीं करना कि प्री बोर्ड हो गया तो नहीं देखूं। नहीं नहीं नहीं, हमारा टारगेट फाइनल क्या है? फाइनल बोर्ड एग्जाम, जिसमें 80 में से 80 लाने हैं। और वो ऐसे ही आएगा कि मैं तुम्हारी कम से कम 5 रिवीजन करा दूं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारी आज की पोयम की पहली पोयम की तरफ। फर्स्ट पोयम है हमारी माय मदर एट 66, कि मेरी मां 60 साल की हो गई। यार आज आपकी मम्मी की उम्र होगी तकरीबन 40 इयर्स ओल्ड। आप 17-18 साल के होंगे, आपकी मम्मी की उम्र 40 के आसपास होगी सभी की। ठीक है, तो 35 to 40 में होगी। लेकिन एक बार इमेजिन करके देखो कि जब तुम्हारी मम्मा 60 इयर्स की हो जाएंगी, 70 इयर्स की हो जाएंगी, क्या वो वैसी ही दिखेंगी जैसी अब दिखती हैं? जरा जाके देखना किचन में कि मम्मी इस वक्त कैसी नजर आ रही हैं। अभी तो वो फिर भी हेल्दी लग रही हैं, उनकी स्किन भी टाइट है, उनका फेस अभी रेड दिख रहा है, कोई झुर्री नहीं है ना? लेकिन जब वो 60 साल की होंगी तब वो कैसी नजर आएंगी? तब उनके रिंकल्स आ जाएंगे, जो उनका फेस एकदम पेल हो जाएगा, फीका पड़ेगा, वेन होगा, एकदम जर्द कलर का हो जाएगा। वो जो खून था, अब जो चेहरे पे सुर्खियां टूटती थी, वो नहीं रहेंगी। अब वो बूढ़ी नजर आएंगी, भुजा भुजा सा चेहरा हो जाएगा जब वो 60-65 साल की हो जाएंगी। क्या ये सोच के तुम्हारे दिल में दर्द नहीं हो रहा? क्या सोच के तकलीफ महसूस नहीं हो रही? बिल्कुल यही तकलीफ है माय मदर एट 66 की। जो कमला दास, जो कि हमारी साउथ इंडियन राइटर हैं, वो भी सिर्फ अपना दर्द ही यहां पे बयां कर रही हैं, एक्सप्लेन कर रही हैं एक पोएम के थ्रू। क्या कहती हैं वो? आइए देखते हैं। वो कहती हैं, क्या कहती है हमारी कमला दास, कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, अब आपको अच्छे से नजर आएगा। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, के ड्राइव करते हुए कहां से? अपने पेरेंट्स के होम से कोचीन के लिए लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माय मदर बिसाइड मी। तो गाड़ी में जा रही हैं हमारी कमला दास, हमारी पोएट, बराबर में उनकी मां बैठी हुई हैं गाड़ी के अंदर, और वो एयरपोर्ट की तरफ निकल रही हैं। अब उनकी नजर अपनी मां पे पड़ती है। डोज, वो ऊंग रही हैं, ओपन माउथ का मुंह खुला हुआ है। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, और उनका चेहरा ऐसा हुआ है बिल्कुल जैसे कि मुर्दा, उनमें जान ही ना बची हो। एंड रियलाइज विद द पेन ऑफ अ कॉर्प्स, एंड रियलाइज विद द पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, बट सून पुट दैट थॉट अवे। वो बिल्कुल बूढ़ी नजर आ रही हैं, लेकिन अपना दिमाग, अपना ध्यान इधर से हटाने के लिए, ताकि मैं इस दर्द से खुद को दूर कर पाऊं, क्या किया? क्या and looked away out at young trees sprinting, the merry children spilling। जो रास्ते में खिड़की से बाहर मुझे पेड़ नजर आ रहे थे, मैंने नजर हटाई अपनी मां से, और जो पेड़ थे मैं उनको देखने लगी, उनको देखने लगी ताकि मेरा ध्यान हट जाए। मैं बच्चों को, स्पिल का मतलब क्या होता है? स्पिल का मतलब होता है निकल के आना। जो बच्चे निकल के आ रहे थे, मैंने उनकी तरफ नजर दौड़ाई। वो जो दौड़ रहे थे बच्चे, वो जो स्प्रिंटिंग हो रहे थे, ट्रीज, जो आगे बढ़ते हुए ट्रीज मुझे नजर आ रहे थे, मैंने उधर अपना ध्यान लगाया। आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे। लेकिन जब जो एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चेक हो गया था, उसके बाद कुछ दूर खड़े होते हुए मैंने क्या करा? आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने दोबारा अपनी मां को देखा। वेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, बिल्कुल पीली पड़ी है, फीका कलर है, बिल्कुल चेहरे पे से रंगत उड़ी हुई है।
जैसे कि कोई जो सर्दी का चांद होता है ना, सर्दियों में चांद बिल्कुल बुझा बुझा होता है, बिल्कुल वैसी वो नजर आ रही है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर। अब मुझे पुराना मेरा जो दर्द था, जो मेरे बचपन का दर्द था, वो मुझे दोबारा से होने लगा। वो डर मुझे दोबारा से याद आ गया। वो डर था फियर ऑफ लूजिंग माई मदर, अपनी मां को खो देने का डर। वो डर दोबारा से मुझे होने लगा इस उम्र में भी। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। लेकिन मैं कुछ और नहीं कह पाई। मैं सिर्फ इतना कहा, अम्मा फिर मिलेंगे। एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। वाज शी रियली स्माइलिंग? नो, नॉट एट ऑल। शी वाजंट स्माइलिंग, शी वाज हाइडिंग हर टीयर्स। वो अपने आंसुओं को रोक रही थी, अपनी तकलीफ को छुपा रही थी। वो मुस्कुरा नहीं रही थी। ऐसा क्यों कर रही थी? ताकि मां को दुख ना पहुंच जाए, कि मां देखेगी कि मेरी बेटी रो रही है, वो दुख में है, वो मुझे देखकर दुख में है कि मैं इतनी बूढ़ी नजर आ रही हूं, क्या पता मैं दोबारा उससे मिल पाऊं ना मिल पाऊं, तो कहीं कहीं वो मेरी मां को और दुख ना पहुंच जाए, इसलिए मुस्कुरा देती। एक झूठी सी मुस्कुराहट मुस्कुरा देती है। बस इतनी सी ही है। यही पोएम थी। बताओ ये क्या पोएम है? क्या ये पढ़ने की चीज है? ये तो एहसास है, जज्बात है। ये तुम्हारे साथ भी, मेरे साथ भी, सबके साथ है। और जिसने अपनी मां को खोया होगा वो तो इस वक्त रो रहा होगा, वो तो रो रही होगी इस वक्त। वो नहीं कंट्रोल कर पाया होगा, क्योंकि है इतनी ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन, ये है इतनी प्यारी पोएम। बस यही है। पूछ ले भाई क्या पूछेगा, पूछ ले एग्जाम में क्या पूछेगा, ला हम बता देंगे इससे ज्यादा। हम भी अपनी मम्मा से इतना ही प्यार करते हैं, ऐसा ही तो है। आओ चलो देखते हैं क्या है इसके अंदर। दोस्तों ये तो थी पोएम, कमला दास इसकी राइटर है। एक बार कमेंट में लिख दो क्या हुआ। आप थोड़े आ जाओ, वापस आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, कंट्रोल आ जाओ। अब कमेंट में एक बार लिख दो नाम, ताकि याद रहे। कमला दास इज राइटर ऑफ, इज अ पोइट ऑफ कौन सी किसकी? माय मदर एट 66 की। आ जाओ चलो, थोड़ा सा इसमें जो कॉमन लाइंस जो तुम्हें लर्न करनी, याद करनी, वो देख लो। फियर ऑफ लूजिंग वंस मदर, के अपनी मां को खोने का जो फियर होता है वो इसमें दिखाया गया है। मदर कैसी है? फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब मेरा बच्चा नाजुक। लिखो फ्रेजाइल, मेरा बच्चा, ये सब लिखो एक साथ। ओल्ड है, वेन एंड कॉप्स लाइक है, बिल्कुल ऐसी है जैसे मुर्दा हो गई हो। वेन पेल, पीली पड़ी हुई है, फीका रंग हुआ है। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग का मतलब हो गया years have passed। राइटर ने उधर क्यों देखा था? वो जो ट्रीज थे वो किसको दिखा रहे हैं? कि जो साल बीत गए उसको दिखा रहे हैं, ठीक है। और मेरी चिल्ड्रन किसको दिखा रहे हैं? वो दिखा रहे हैं यंग, यूथफुलनेस को, कि यंग है वो, और वहां उसकी जो मां थी वो बूढ़ी थी, तो ये दिखा रहे थे, ठीक है। आज और इसमें कुछ खास तो इतना है नहीं, बट मैं इसके तुम्हें पोएटिक डिवाइस करा देता हूं और जो इंपॉर्टेंट लाइंस पूछी जाती हैं वो बता देता हूं। आओ मेरा बच्चा, देखते हैं क्या है। हाँ जी, स्प्रिंटिंग ट्रीज किसको दिखा रहे हैं? यूथनेस को, ये तो पता ही है तुम्हें कि किसको दिखा रहे हैं। यूथफुलनेस को दिखा रहे हैं, जवानी को दिखा रहे हैं स्प्रिंटिंग ट्रीज, और जो यंग चिल्ड्रन थे वो, ठीक है। एलिट्रेशन इसमें क्या यूज किया? पोएटिक डिवाइस। अब एलिट्रेशन क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, मैं इसकी एक सेपरेट पोएटिक डिवाइस की वीडियो तुम्हें दे दूंगा, और शायद मैं अभी दे चुका हूं अगर तुम ये बाद में देख रहे हो मेरा वीडियो, ठीक है। तो एक सेपरेट वीडियो हो जाएगी। अभी फिलहाल थोड़ा थोड़ा बताते हुए चलता हूं। एलिट्रेशन का मतलब होता है एक ही अक्षर बार बार रिपीट हो रहा हो, आवाज निकल रही है सेम। जैसे इसमें फा फा था, फा, इसमें क्या था? फा था, तो फा हो गया इसमें। आओ दिखा देते हैं। फेमिलियर का फा और चाइल्डहुड का फियर का फा, तो फाफा हो गया, तो एलिट्रेशन हो गया। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन ऐसे दिखाना जैसे कोई वाकई में पर्सन की तरह किसी चीज को दिखाना। यंग ट्रीज स्प्रिंट कर रहे हैं, कभी ट्रीज स्प्रिंट यानी दौड़ थोड़ी सकते हैं, तो यंग ट्रीज यहां पे क्या हो गए? पर्सोनिफिकेशन हो गया। रिपीटिशन, स्माइल स्माइल स्माइल, बार बार यूज हुआ था तो स्माइल आ गया। सिंबलिज्म, लेट विंटर्स मून और मैरी चिल्ड्रन क्या थे? सिंबलिज्म थे, यानी इनका इस्तेमाल किसी और चीज को दिखाने के लिए किया गया था। लेट विंटर्स मून किसको दिखा रहा है? जो ममा की जो हालत है, उनका जो उनका ओल्ड एज है, जो उनकी वीकनेस, उसको दिखा रहा है ना, उनको दिखा रहा है। ऐसे मैरी चिल्ड्रन किसको दिखा रहे हैं? मैरी चिल्ड्रन हंसते हुए क्या दिखा रहे हैं? वो यंगनेस को, जो जब जवानी को दिखा रहे हैं, ठीक है। आ जाते हैं राइम स्कीम। इसकी फ्री वर्ड्स है, इसमें कोई लय नहीं बन रही, आएगा जाएगा आएगा इस तरह से लय नहीं बन रही, तो राइम स्कीम इसकी क्या लिखी जाएगी? फ्री है। दोस्तों जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये कि ये जो सेपरेशन था ये मेटाफोरिकल भी था और फिजिकल भी। मेटाफोरिकल मतलब कि कहा तो जा रहा है सेपरेशन है, लेकिन ये सिर्फ वही वाला सेपरेशन नहीं है कि एयरपोर्ट से ही हो रहा था, नहीं नहीं, ये सेपरेशन उस वाले सेपरेशन की बात भी हो रही है कि जो डेथ का जो उसको डर था, फियर ऑफ लूजिंग मदर, जो हमेशा के लिए उसको खो देने का डर था, उस सेपरेशन की भी बात हो रही है। और जो वहां वो फिजिकल सेपरेशन, जो अब वो अपनी मां के घर छोड़ के जा रही थी, वो उसकी भी बात हो रही है। नेक्स्ट है पोइट क्या कर रही है? बार बार पूछेगा पोइट को कैसा महसूस हो रहा है, तो बार बार आप बोला कि कमला दास जो हमारी पोइट है, शी इज हाइडिंग हर फीलिंग ऑफ सैडनेस, वो अपनी सैडनेस की फीलिंग को हाइड करी, छिपा रही है। डिस्ट्रैक्टिंग हर सेल्फ, वो बाहर क्यों देख रही है? पूछेगा कि भाई बाहर क्यों देख रही थी वो, तो बता देंगे कि वो ट्रीज को और जो चिल्ड्रन है उनको इसलिए देख रही है ताकि वो अपनी जो सैडनेस है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सके इन सारी चीजों से। क्लियर है? बार बार सवाल पूछता है कि वो स्माइल क्यों कर रही थी, इसका जवाब हम पहले देख लिया था। सो दैट शी डोंट, शी डज, इन फैक्ट शी डज नॉट वांट टू हर्ट हर मदर।
वो नहीं चाहती थी कि उसकी मां को तकलीफ पहुंचे या उसको एक्सप्रेस करे अपनी सैडनेस को। शी डज नॉट वांट टू शो हर सैडनेस टू हर मदर। ठीक है, सिंपल सा आंसर हो जाएगा। बाकी इसके सभी क्वेश्चन बार बार बोल रहा हूं मेरा बच्चा, बार बार सुन लो, 5 टाइम्स रिवीजन प्लान है ये इंग्लिश का तुम्हारा क्लास 12th के लिए। अभी तुम्हारी सेकंड रिवीजन होगी, वो होगी लाइव रिवीजन। वो कब होगी? जनवरी में। 15 जनवरी के बाद से तुम्हारे ज्यादा सेशन नहीं, 3 सेशन ही लूंगा। ऐसे पोइट पोएम का अलग होगा और दोनों बुक्स का अलग होगा, वो मस्ट है अटेंड करना वो भी। ठीक है, तो उसमें सिर्फ क्वेश्चन पे मेनली हम फोकस करके रखेंगे ताकि सब कुछ ना एकदम दिमाग में बैठ जाए। चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट पोएम की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट पोएम है हमारी कीपिंग क्वाइट, जो कि लिखी है पेब्लो नेरूडा साहब ने। ये रहा राइटर का नाम, पोइट का नाम। जल्दी से आप अपने कमेंट में लिख देना ताकि याद रह जाए। अब क्या कह रहे हैं? नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब मैं 12 तक गिनूंगा और फिर हम सब शांत हो जाएंगे। ठीक है। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। आओ चलो हम सब यूनाइट हो जाते हैं। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, वी विल स्पीक द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस। कौन सी लैंग्वेज बोलेंगे हम? साइलेंस की लैंग्वेज, शांति की लैंग्वेज बोलेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, वी विल स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। हम 1 सेकेंड के लिए रुकते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपने हाथ बहुत ज्यादा नहीं हिलाएंगे। हाथ हिलाने का मतलब, मूव करने का मतलब है हम आर्ग्यू नहीं करेंगे, हम फाइट नहीं करेंगे, हम बिल्कुल क्या हो जाएंगे? यूनाइट हो जाएंगे। यूनिटी के साथ अक्रॉस द नेशन, जितने भी नेशन है पूरी दुनिया है, वहां सब लोग साइलेंस की लैंग्वेज बोलेंगे। उससे क्या होगा? इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। अब एग्जाम में मेरा बच्चा क्वेश्चन पूछता है कि एक्सोटिक मोमेंट का मतलब क्या है? कि एक स्ट्रेंज मोमेंट होगा, एक अजीब सा मोमेंट होगा, जहां पे क्या होगा? विदाउट रश, जहां कोई जल्दी नहीं होगी। विदाउट इंजन, इंजन का मतलब है ना कोई ट्रक होगा, ना ट्रैफिक होगा, ना कोई ट्रांसपोर्टेशन होगा, सब कुछ शांत रहेगा कुछ टाइम के लिए। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम सब क्या हो जाएंगे? टुगेदर हो जाएंगे, यूनाइटेड हो जाएंगे इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। कौन सी स्ट्रेंजनेस में? एक अजीब सी चीज के अंदर, जो इस साइलेंस की दुनिया है उसके अंदर हम सब एक हो जाएंगे। और हम जितना भी लड़ाई लड़ रहे थे, जितने भी हम फाइट कर रहे थे, जितना भी हम वायलेंस फैला रहे थे, वो सब कुछ रुक जाएगा। उसके बाद क्या कहते हैं पेब्लो नेरूडा साहब? फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। ये जो फिशरमैन मछुआरे हैं कोल्ड सी में, वो वेल्स को हार्म नहीं पहुंचाएंगे, तो वेल्स बच जाएंगे। इससे क्या दिखता है कि पेब्लो नेरूडा क्या है? एक एनवायरमेंटलिस्ट भी है, एक सोशल वर्कर भी है। मेरा बच्चा एग्जाम में पूछता है कि इससे क्या मिलता, क्या समझ में आता है आपको? कि वो एक क्या है? सोशल वर्कर भी नजर आते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट भी नजर आते हैं, ये याद रखना। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। और वो जो आदमी जो सॉल्ट को इकट्ठा कर रहा है, नमक को इकट्ठा कर रहा है, वो भी अपने हाथों को देखने का उसको समय मिलेगा। इसका मतलब क्या है? वी ऑल विल बी सीइंग आवर डैमेज्ड बॉडीज, डैमेज सोल्स। जो भी हमारे डैमेज बॉडीज हैं, जो डैमेज सोल्स हैं, वो हम सब अपने आप को, अपने दुखों को देखने का हमें मौका मिलेगा कि हमने खुद को कितना हार्म कर लिया है। सो वी विल बी हैविंग अ टाइम टू सी आवर डैमेज्ड बॉडीज एंड सोल, या डैमेज लाइफ, ये जो हमने अपनी कर रखी है वो हम देख पाएंगे, हमें कुछ समय मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। वो लोग, वो जो लड़ाइयां लड़ रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, कोई आग से युद्ध लड़ रहा है, कोई गैस से युद्ध लड़ रहा है, लोगों को मार रहे हैं, करोड़ों लोग को मारा जा रहा है, उससे क्या हो रहा है? विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, जिसमें किसी की जीत भी नहीं होती। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर का मतलब कि असल में जो हारती है वो क्या होती है? ह्यूमैनिटी। अल्टीमेटली ह्यूमैनिटी बीट होती है, ह्यूमैनिटी की हार होती है, डिफीट होती है। ठीक है, उसमें किसी की भी देश की जीत नहीं होती। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। तो क्या करेंगे? जो लोग लड़ रहे हैं, जो सैनिक लड़ रहे हैं, एक दूसरे देश से लड़ाइयां हो रही हैं, उनको भी एक मौका मिलेगा कि वो क्या करेंगे? पुट ऑन न्यू क्लोथ्स, या क्लीन क्लोथ्स का मतलब कि एक न्यू बिगिनिंग वो भी शुरू करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक विद अबाउट विद देयर ब्रदर्स। ब्रदर्स किसको बोल रहे हैं? जो ह्यूमन बींग्स हैं, आपस में हम ह्यूमन बींग्स सारे क्या हैं? ब्रदर्स हैं। तो ये जो जंग लड़ रहे हैं ना लोग, बड़ी बड़ी वॉर कर रहे हैं, तो वो भी रुक जाएंगे कुछ देर के लिए भाई, और वो भी कहेंगे कि यार हम सब क्या है? हम भाई हैं, और एक साथ चलेंगे। फिर क्या होगा? इन द शेड डूइंग नथिंग। वहां बैठ के आराम से, शांति से आनंद लेंगे इस साइलेंस का, मजा लेंगे इस साइलेंस का। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए सब शांत हो जाएंगे तो क्या क्या हो रहा है देख पा रहे हो तुम, कि लड़ाइयां रुक गई, वेल मछली को जो मार रहा था मछुआरा वो रुक गया, लोगों के जो दुख थे अपने अंदर, जिन्होंने अपने आप को बहुत नुकसान पहुंचाया हुआ था, वो देख पाएंगे कि भाई हमने कितना अपने आप को नुकसान पहुंचा लिया है। सब कुछ शांत हो जाएगा, कोई शोर शराबा नहीं, कोई भी जो शोरगुल दिमाग को परेशान करता है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर क्या होगा? व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। मेरा मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल टोटल इनएक्टिविटी हो जाए, कि सब कुछ बंद ही हो जाए। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। आई वांट नो ट्रक विद डेथ,
इफ आई वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग। अब इनका मतलब ये नहीं है कि ये एकदम ऐसी जिंदगी चाहते हैं, ऐसा वर्ल्ड चाहते हैं जब सब कुछ लाइफलेस हो जाए। नहीं नहीं नहीं, ये शांति चाहते हैं कि जो बुरी चीजें हैं वो रुक जाए। या यही कह रहे हैं कि अगर हम बहुत सिंगल माइंडेड ना हो, क्या कह रहे हैं, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम सिर्फ एक ही तरह से ना सोचें, अगर हम सब सिर्फ एक ही तरह से ना सोचें अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, कि जिस तरह से हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं उसे अगर हम सिर्फ एक ही तरह से ना जिए, एंड फॉर वंस, और एक बार हम क्या करें, कुड डू नथिंग, और कुछ ना करें, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। तो हो सकता है जो हमारे दिलों में उदासी घर कर गई है वो दूर हो जाए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ एक तरह से ही सोच रहे हैं, जिंदगी में चले चले जा रहे हैं, रुक नहीं रहे। तो अगर ये साइलेंस जो है, ये जो रुक जाएंगे, इससे हमें ये फायदा होगा कि हमारे अंदर का जो दुख है, दर्द है, जो सैडनेस हमारे अंदर है वो खत्म हो जाएगी, हो सकता है वो खत्म हो जाए। ओके, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवरसेल्व्स विद डेथ। वो जो हमारे अंदर सैडनेस है, किस चीज की सैडनेस, अब वो सैडनेस बताई इन्होंने, किस चीज की सैडनेस वो कि हम अपने आप को ही पहचान नहीं पाते, अपने आप को ही नहीं समझ पाते, और जो हमें मौत का डर सताता रहता है वो शायद हमारे मन से दूर हो जाएगा। यहां बात किस चीज की हो रही है मेनली मेरा बच्चा, इंट्रोस्पेक्शन की। इंट्रोस्पेक्शन मतलब खुद का इंस्पेक्शन, खुद के बारे में जानना। हम कभी खुद के बारे में नहीं जान पाते, लेकिन जब हम थोड़ी देर के लिए सब शांत हो जाएंगे, सो वी विल हैव द टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्व्स, कि हम इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे खुद को कि भाई हम क्या करना चाहते हैं लाइफ में, और जो फियर ऑफ डेथ है वो भी हमारे मन से निकल जाएगा। आगे क्या कहते हैं हमारे पोइट, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। हो सकता है जो अर्थ है, ये जो नेचर है, ये हमें सिखा दे कि जब ऐसा लगता है ना कि कोई चीज बिल्कुल खत्म हो गई है, मर गई है, तभी शुरुआत होती है एक नई जीवन की, कोई नई चीज जिंदा होती है। तो ये बहुत प्यारा सा मैसेज देना चाहते हैं हमारे पैब्लो नेरूदा। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू वुड कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब तुम 12 तक गिनना और चुप रहना और मैं यहां से चला जाऊंगा। तो शांति से फिर बहुत ही आराम से जो पैब्लो नेरूदा है वो यहां से अलविदा ले लेते हैं। तो बहुत प्यारी पोयम थी। इसमें मोटा माटी क्या बताया गया भाई, मोटा माटी इसमें यह बताया गया है जो तुम्हें याद रखना ही रखना है कि वो चाहते हैं कि स्टिलनेस आए लोगों में, शांति आए, थोड़ी सी क्या है, शांति, सब कुछ ठहर जाए थोड़ी देर के लिए। स्टिलनेस एंड साइलेंस चाहिए उन्हें। उस साइलेंस को किस किस चीज को रोकना चाहते हैं, वॉर को, वॉयलेंस को, और ये जो नेचर को हार्म किया जा रहा है, नेचर को हार्म किया जा रहा है उसको रोकना चाहते हैं। जो आपस में हेट्रेड है उसको रोकना चाहते हैं, ये सब चाहते हैं। और हमें किस चीज के लिए टाइम मिल जाएगा, फिर इंट्रोस्पेक्शन के लिए टाइम मिल जाएगा। जो फियर है उसको, फियर ऑफ डेथ को दूर करने का टाइम मिल जाएगा। ये सब कुछ हमें मिल जाएगा। और वो कह रहे हैं कि जो नेचर है वो ऐसा ही है, नेचर भी साइलेंट रहता है और हमें बहुत कुछ सिखाता है। सो नेचर के बारे में भी उन्होंने इसका जिक्र किया है। इतना था और बहुत ज्यादा इसमें था नहीं। बाकी जो तुम्हें याद रखना है वो मैं बता देता हूं। उससे पहले मेरा बच्चा आ जाते हैं, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जो तुम्हें एग्जाम में याद करनी ही करनी है वो देख लेते हैं। हाँ जी, तो क्या कह रहे हैं भाई साहब, ये आ जाइए देखते हैं। हाँ जी, आ गए। तो ये कहते हैं जी, रोल ऑफ स्टिलनेस इन लाइफ। हमें क्या याद रखना है कि स्टिलनेस का हमारी लाइफ में क्या रोल है, हमने देख लिया। बार बार इसलिए करवा रहा हूं ताकि याद रह जाएगा ना फिर। कीपिंग क्वाइट विल ब्रिंग अस द पीस ऑफ द माइंड। शांत रहने से हमारे को क्या मिलता है, पीस ऑफ माइंड मिलता है। मेरा बच्चा लिखो ये लाइन, कमेंट में लिखो। आज यहां लिख रहे हो, कल एग्जाम में लिखोगे। आज यहां लिख रहे हो, तुम्हारे जहन में, तुम्हारे दिमाग में, मस्तिष्क में लिखा जा रहा है। इंट्रोस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स बेटर। इससे क्या क्या फायदा होता है कि हम इंट्रोस्पेक्ट कर पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं खुद को। नो हार्म डन बाय एनीवन, नो वॉर्स, ट्रक डेथ और वेल, कि भाई किसी को भी कोई हार्म नहीं होता, ना कोई वेल मरती है और ना कोई वॉर होती है। इंट्रोस्पेक्शन एंड नो टोटल इनएक्टिविटी, उनका मतलब टोटल इनएक्टिविटी से नहीं है। इतना बताया, ठीक है जी। आ जाओ चलो, साइलेंस एंड स्टिलनेस से क्या फायदा होता है इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। ये वर्ड यूज करना मेरा बच्चा, एलिविएट्स। एलिविएट्स का मतलब होता है किसी चीज को कम करना। एग्जाम में बढ़िया नंबर मिलेंगे। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताओ ये जो स्टिलनेस है, क्वाइटनेस है, इससे क्या फायदा होता है। तो तुम्हें क्या पहले बताना है, एलिविएट सैडनेस, इससे सैडनेस दूर हो जाती है। दूसरा, ये थेरेप्यूटिक है, एक तरह की थेरेपी होती है। गिफ्ट ऑफ इनसाइट, इनसाइट मतलब अपने बारे में जानना, अपने स्टेट्स के हम कैसे हैं। एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस हो जाता है। इंट्रोस्पेक्शन हो जाएगा। बेटर एंड पीसफुल वर्ल्ड, वर्ल्ड कैसा हो जाएगा, बेटर हो जाएगा, पीसफुल हो जाएगा। सो ये अपने वर्ड्स में थोड़ा भी बना के लिखोगे हो जाएगा। आंसर बनाना कैसे, मैंने तुम्हारे लिए टॉनिक सीरीज बना रखी है, ये जरूर देखना मेरा बच्चा। हाउ टू राइट योर ओन आंसर, ये वीडियोज, ये 3-4 वीडियोज ही हैं, इससे तुम्हें आंसर लिखने का तरीका आ जाएगा। इसके पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। हाँ जी, पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। तुम्हारे एलिट्रेशन,
एलिट्रेशन इसमें क्या था, वाह वाह की आवाज आ रही थी, हाँ जी वाह वाह की आवाज आ रही थी, वाह वाह, ऐसे हर्ट हैंड्स में हा हा की आवाज है, तो तुम खुद भी देख सकते हो एलिट्रेशन और ये पोएटिक डिवाइस इजी हो गए। ऐसे फॉर्म में फा था और कौन सा था, फा फा, ऐसे सा, बड़ा आसान था। तो ये हमारे इसमें क्या थे, एलिट्रेशन थे। रेपिटेशन, एक ही वर्ड बार बार कौन सा रिपीट हुआ था, विदाउट बार बार यूज हो गया था। सिंबलिज्म, ब्रदर्स किसको दिखा रहे हैं, ह्यूमन बींग्स को दिखा रहे हैं, ये इसके सिंबलिज्म हो गए थे। आज राइम स्कीम फ्री थी, इसमें बहुत ज्यादा एक रिले नहीं बन रही थी, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें और अच्छे से हम हमारे लाइफ सिस्टम में, तो अभी शुरुआत है मेरा बच्चा, दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग। इसके बाद देखना हम अभी 3-4 और बढ़िया रिवीजन करेंगे, देखना तुम औरों को भी पढ़ा पाओगे। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पोएम की तरफ। भाई ये वाली पोएम तो सच में मैंने दिल से फील किए, महसूस किए, तुम भी कर पाओगे। जरा देखना कि कौन सी पोएम है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी के। भाई ब्यूटी की क्या चीज है, ब्यूटी चीज क्या है भाई, ये सुंदरता है क्या वाकई में। ये लिखी किसने, एक रोमांटिक पोइट है जिनका नाम है जॉन कीट्स। लिख डालो, मैं अगर इनको पोइट्री की दुनिया का शाहरुख खान कहूं तो गलत नहीं होगा भाई। बहुत ही रोमांटिक आदमी है और बड़ी शानदार उन्होंने पोएम लिखी है। अब जैसे हम सुनते हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटी, हमें लगता है सुंदरता, यानी कोई खूबसूरत लड़की या लड़के के बारे में बात हो रही होगी, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये क्या कह रहे हैं कि वाकई में ब्यूटी क्या है, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो तुम्हें इस पोएम को पढ़ने से पहले पता होने चाहिए। बावर बोलते हैं कॉर्नर ऑफ अ गार्डन, गार्डन का जो कॉर्नर होता है, एक कोना होता है, उसको बोलते हैं बावर। रेदिंग का मतलब माला बनाना, माला जो पिरोते हैं उसको बनाना। डिस्पॉन्डेंस मतलब बहुत ज्यादा निराशा में होना। डर्थ मतलब किसी चीज की कमी को बोलते हैं। ग्लूमी बहुत उदास। पॉल मतलब कवर को बोलते हैं, कवर जो ढक दिया जाता है ऊपर से। रिल्स मतलब जो कोई छोटी सी वो होती है ना, धारा, या कोई जो नदी नाली छोटी सी आती है ऊपर से निकलती हुई पहाड़ों पे से, उसको बोलते हैं धारा को रिल्स बोलते हैं। ग्रैंड्योर का मतलब शान, महिमा, भव्यता, उसको बोलते हैं ग्रैंड्योर, ठीक है। इमॉर्टल का मतलब जो अमर है। ब्रिंक मतलब किसी चीज के कगार पे। अब ये सारे वर्ड दोबारा से आएंगे और तुम्हें बताना होगा मुझे कि तुम्हें याद है कि नहीं। देख लिए, एक नजर मार ली। दोस्तों क्या कह रहे हैं जॉन कीट्स, देखना तुम जरा। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ना, वो जिंदगी भर का मजा है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, और इसका प्यारापन ना बढ़ता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और ये कभी खत्म नहीं होती। नथिंगनेस नहीं बनती, मतलब जैसे बाकी चीजें खत्म हो जाती है ना, ये खत्म नहीं होती। तो ये कौन सी खूबसूरत चीज की बात कर रहे हैं वो नहीं अभी बताया, वो अभी नीचे बताएंगे। अभी तो ये उसकी खासियत और उसकी जो अच्छाइयां हैं वो बता रहे हैं, ठीक है। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। वो बता रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बावर। बावर का मतलब क्या, गार्डन का एक कोना, शांत कोना है जहां आप सो रहे हो, गहरी गहरी सांस ले रहे हो, आपके पास तंदुरुस्ती भी, आप बीमार भी नहीं हो, ये इस तरह से है, ठीक है। अभी भी नहीं बताया कि वाकई में ये है क्या, ये नहीं बता रहे कौन सी खूबसूरती की बात कर रहे हैं ये। Full of sweet dreams, therefore इसीलिए on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth। क्या हर अगले दिन हम यही नहीं कर रहे होते कि हम एक कनेक्शन बना रहे होते हैं, किसके साथ, अर्थ के साथ। हम इस दुनिया में अपना जो कनेक्शन बना पाते हैं अर्थ के साथ, वो इसी की वजह से बना पाते हैं। वी आर बाइंडिंग, हम क्या है, हम उससे जुड़े हुए हैं, हमने उससे बंधे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई माला पिरो के रखता है, माला से बंध जाते हैं, ऐसे किस तरह से वो भी बताएंगे। ये हमने एक फ्लावरी बैंड बना रखा है जिसको, जो हमें बांध के रखता है, किससे बांध के रखता है, इस अर्थ से। ये ब्यूटी है जिसने हमें ऐसे बंधवा के रखा हुआ है। किस तरह से, अब देखते हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, डिस्पॉन्डेंस का मतलब उदासी के बावजूद भी। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, डर्थ मतलब क्या था, कमी। भाई लोगों में क्या है, नोबल नेचर नहीं है, बुरे लोग हैं इस दुनिया में, बहुत बुरे बुरे लोग हैं। फिर भी हम रह पाते हैं ना, हम बेयर करते हैं ना वो सारी चीजें। ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी डेज का मतलब क्या, वो दिन when we are not feeling good, we are feeling negative, we are having bad time in our life, we are being very pessimistic, हम optimistic नहीं हुए हैं, बड़ा नेगेटिव महसूस कर रहे हैं। बुरे दिनों के अंदर भी बैड डेज हैं, लोग खराब मिले हुए हैं हमें, हमारे एक्सपीरियंस खराब है। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, और जो भी बुरे रास्तों पे हमें चलना पड़ जाता है, हमें गलत लोगों से पाला पड़ जाता है, क्राइम देखते हैं हम, लोगों में इंसानियत की कमी देखते हैं, उसके बावजूद भी मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद भी, इन सब की चीजों के बावजूद भी, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। लेकिन सम शेप ऑफ ब्यूटी, किसी ना किसी तरीके से, ये जो ब्यूटी है ना, किसी भी रूप में आके हमारे दिलों पे से जो काली चादर हमारे दिलों पे चढ़ जाती है उसको हटा देती है। पाल का मतलब हमने क्या देखा था, कवर। कवर किस पे से हटाती है, हमारे डार्क स्पिरिट, जो हमारी आत्माएं बिल्कुल काली हो गई हैं। मतलब यार हमारा दिल खराब हो जाता है, हमें लोगों पे विश्वास खत्म हो जाता है,
या हम बहुत परेशान हो चुके होते हैं, हम नेगेटिव हो चुके होते हैं, हमने उम्मीद छोड़ चुके होते हैं, हम होपलेस हो जाते हैं। बट ये ब्यूटी है, ये ब्यूटी है जो किसी ना किसी रूप में आके हमें फिर से जिंदा करती है, हमें फिर से हंसाती है, मुस्कुराती है, और हम फिर से अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। इस दुनिया में हम रह पाते हैं, कैसे सर्वाइव कर पाते हैं। इन अदर वर्ड्स, द पोइट वांट्स टू से दैट द थिंग ऑफ ब्यूटी हेल्प्स अस टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, कि इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए थिंग ऑफ ब्यूटी हमें हेल्प करता है। ये तो है ना, ठीक है। चलो, अब वो थिंग ऑफ ब्यूटी है क्या, अब बताया है। पहले तो ये बता दिया कि वो है किस तरह की, है किस तरह की, कि भाई, और उसका काम क्या है, काम भी बता दे कि वो हमारे दिलों पे से जो कालिक पोती जाती है उसको हटा देती है, परेशानी को हमें दूर करा देती है। अब ये चीज है क्या, ये देखो, ये है मजेदार पॉइंट, एग्जाम में यही पूछता है मेनली। थिंग ऑफ ब्यूटी क्या क्या है भाई, वो देखते हैं। ट्रीज है, ओल्ड एंड यंग पेड़ है, ये है पोइट के अनुसार, ये है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डेफोडिल्स, और डेफोडिल्स फूल का नाम है। फूल क्या है, लिखते चले जाओ, वैसे अलग से मैंने लिखा हुआ भी है। ये है ब्यूटी की चीज। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, ग्रीन वर्ल्ड मतलब जंगल, ग्रीन वर्ल्ड किसको बोल रहा है, जंगल में, जंगल में जो डेफोडिल्स है वो क्या है, वो है थिंग ऑफ ब्यूटी। क्लियर रिल्स, रिल्स क्या था, हमने देखा था स्ट्रीम को बोलते हैं रिल्स, स्ट्रीम मतलब धारा, इस धारा को बोलते हैं रिल्स। ये जो पानी की धारा है ना, ठंडी ठंडी, ये जो निकल के आ रही है, that for themselves a cooling covert make against the hot season, वो जो गर्मी में जो पानी की धारा आती है ठंडी ठंडी, वो है थिंग ऑफ ब्यूटी। और क्या है, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, अब जो फॉरेस्ट के अंदर बड़ी बड़ी जो घासें नहीं उग जाती हैं, बड़ी बड़ी घासें उग जाती हैं पूरे भरी भरी, वो क्या होती है, फॉरेस्ट ब्रेक कहलाती है। वो क्या है, वो है थिंग ऑफ ब्यूटी। रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, मस्क रोज कहते हैं कस्तूरी वाला जो गुलाब होता है जिसमें खुशबू बहुत तेज होती है, वो जो वहां पे जंगल के अंदर, वो वहां पे जो महक निकल रही है उस गुलाब की, रोज की, वो महकता हुआ गुलाब, वो क्या है, वो है थिंग ऑफ ब्यूटी। अब ये सारी चीजें क्या बताई पोइट ने, ये थिंग ऑफ ब्यूटी बताई, और कह रहा है कि इन एनी शेप, किसी ना किसी शेप में, दे हेल्प अस टू सर्वाइव, ये हमें क्या करता है, हेल्प करता है सर्वाइव करने के लिए। दे हेल्प अस सर्वाइव, इनफैक्ट हमें सर्वाइव करने में हेल्प कर रहा होता है। क्या, ये थिंग ऑफ ब्यूटीज। कभी कोई ट्रीज देख के अच्छा लगता है, कभी कोई फूल देख के अच्छा लगता है, कभी किसी चीज की खुशबू, रोज की खुशबू, अभी गुलाब की खुशबू सूंघो अच्छा लगेगा, है ना। कभी कोई पानी की धारा आई होगी, वो सब देख के अच्छा लगेगा। ये जो नदी नाले हैं, ये देख के अच्छा लगता है कि नहीं, ये सब क्या है, चांद देख के अच्छा लगता है, मून देख के अच्छा लगता है, तो ये सब क्या है, ये सब थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। अब क्या कह रहे हैं, अब क्या कह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। और क्या कह रहा है हमारा पोइट, आ जाइए। एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स। अब ग्रैंडर का मतलब मैंने क्या बताया था, शान, भव्यता, महिमा। और वो जो हमारे हीरोज हैं, जो ग्रेट्स हैं, जिन्होंने देश के लिए जाने दी हैं, जो लीडर्स रहे हैं बड़े बड़े, जिन्होंने, जो देशभक्त रहे हैं, शहीद हुए हैं, वो क्या थिंग ऑफ ब्यूटी। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड। माइटी डेड किसको कहा है, उन हीरोज को कहा है हु हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइफ फॉर देयर कंट्री, हु हैव डन अ ग्रेट जॉब फॉर देयर कंट्रीज और नेशन और दिस वर्ल्ड। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड, और उनके बारे में जो भी लवली टेल्स, जो कहानियां हम सुनते आए हैं उन ग्रेट्स और हीरोज के बारे में, वो सब क्या है, वो थिंग ऑफ ब्यूटी है। अब लास्ट में क्या कह रहे हैं हमारे पोइट, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक pouring unto us from the heavens bring। और ये सारी जो ब्यूटी है ना, ये एक एंडलेस फाउंटेन की तरह, ऐसा झरना है जो कभी खत्म नहीं होगा। दैट इज इमोर्टल, मोर्टल मतलब जो खत्म हो जाता है, और इमोर्टल जो कभी नहीं मरता, ये कभी खत्म नहीं होगा। दुनिया की खूबसूरती खत्म हो जाएगी, तुम आज इतने सुंदर हो, कल बूढ़े हो जाओगे, लेकिन ये वाली ब्यूटी कभी भी खत्म नहीं होगी, ठीक है ना। सलमान खान, शाहरुख खान कितने सुंदर हुआ करते थे, है ना। हीरोइनें कितनी सुंदर हुआ करती थी, हेमा मालिनी जी कितनी पहले अपने टाइम पे सुंदर, लेकिन बुढ़ापा आ जाता है, सब खत्म हो जाता है। यही तो होता है ना, ये तो सच्चाई है जीवन की। लेकिन ये वाली जो ब्यूटी है, ट्रीज, ये कभी ये खत्म नहीं होते। ये जितनी भी ब्यूटीज बताई हैं, सन मून आज भी वैसा ही है, वैसे का वैसा ही है, बदला नहीं है। कितनी ओजोन लेयर आ जाए, क्या ही फर्क पहनता है, ऐसा नहीं है। और ये कहां से आ रही है, बिल्कुल ऐसा आ रही है जैसे हेवंस के, यानी स्वर्ग के जो मुहाने से निकल के आ रही है, यानी जन्नत से, स्वर्ग से निकल के आ रही है। ये इस तरह की ब्यूटी है, जितनी भी ब्यूटी की हमने बातें की, यानी ये कभी भी खत्म नहीं होगी। दोस्तों बार बार पूछता है एग्जाम में कि बताओ माइटी डेड किसको कहा गया है, तो क्या नहीं बता सकते कौन है माइटी डेड, अभी बताओ कमेंट में। ऐसे कहेगा कि बताओ इसे इमोर्टल ड्रिंक क्यों कहा गया है, भाई हमें पता है, बिकॉज ये कभी भी खत्म नहीं होगा, इट विल नॉट कम टू एन एंड, ये कभी भी खत्म नहीं होगा, ये हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट कहा सारा हेवंस ब्रिंग्स आ रहा है। बताओ बताओ बताओ, जो ब्यूटीफुल चीजें किसको कहा गया, थिंग ऑफ ब्यूटी किसको बताया, तो ट्रीज, सबसे पहले तो सन, मून, ट्रीज, डेफोडिल्स, रोज, मस्क, उसको बोला गया। ये सारे क्या हमें नहीं पता, क्लियर रिल्स, ये सब नहीं पता। पता है सर, अब इसमें और क्या पूछ लेगा मेरा बच्चा, अगर कोई पूछेगा भी तो मैं बता देता हूं। इससे मजेदार
पोएम नहीं हो सकती। और मैंने ना तुम्हें पूरा समझा दिया है, इसमें क्या ही छोड़ा हमने। एक बार कुछ एग्जाम की लाइन जो तुम्हें लिख के आनी है वो घोल के पिला देता हूं। थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? कांस्टेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड प्लेजर। लिखते चले जाओ कमेंट में और अपनी कॉपी के अंदर भी। ये नेवर फेड्स, ये कभी फेड नहीं होता, हमेशा बढ़ती रहती है जो ब्यूटी होती है। गिव्स अस पीस एंड प्लेजेंट शेल्टर, हमें पीस देती है, प्लेजेंट शेल्टर देती है। वी सफर फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, हम किससे सफर करते हैं? डिसअपॉइंटमेंट से सफर करते हैं। हमें गुड ह्यूमन क्वालिटीज नहीं मिलती, हम वो ढूंढते रहते हैं। नोबल नेचर्स नहीं मिलते, अच्छे लोग नहीं मिलते, वो ढूंढते रहते हैं। थिंग ऑफ ब्यूटी रिमूव द कर्टन ऑफ डार्कनेस, जो डार्कनेस का कर्टन, जो कपड़ा होता है वो हमारे ऊपर से हटाती है। सन, मून, ट्री, डेफोडिल्स, फ्लोइंग स्ट्रीम्स, मस्क रोज फ्लावर्स, ये सब क्या है? ये थिंग ऑफ ब्यूटी है। स्टोरीज ऑफ ब्रेव सोल्जर्स एंड आवर एंसेस्टर्स, वो क्या है? वो थिंग ऑफ ब्यूटी है। और ब्यूटी ऑफ अर्थ इज ऑफ डिवाइन ओरिजिन एंड इमोर्टल, और ये सारी ब्यूटीफुल चीजें जिसका जिक्र किया गया है ये डिवाइन नेचर की होती हैं एंड दे आर इमोर्टल। मेरा बच्चा, सिर्फ ये लाइंस तुम्हारी बहुत हेल्प करेंगी एग्जाम में। जब क्वेश्चन आएगा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में तो धूम मचा दोगे। अब इसके पोएटिक डिवाइस कुछ मैंने लिखाए हुए हैं, वो जरा एक बार देख लेना। पोएटिक डिवाइस देख लेना। हाँ जी, ये तो कराई दूंगा। पोएटिक डिवाइस, मैंने इसके पोएटिक डिवाइस नहीं लिखे हुए, इसमें अलग से थे ना, ये बीच में कट लग जाएगा, तुम मत कट करना। ये रहे पोएटिक डिवाइस, यहां लिखे हुए हैं मैंने, याद आ गया मुझे। हाँ जी, पोएटिक डिवाइस इसके देख लेते हैं। तो मेटाफर इसमें क्या था? बावर, माय मेटाफर था बावर, स्वीट ड्रीम्स, फ्लावरी बैंड पॉल, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रीम, ये सब क्या थे? मेटाफर थे। यानी इनका लिटरल मीनिंग कुछ और था और जो इनका असल मीनिंग कुछ और था, तो ये दोनों में फर्क था। ठीक है, एलिट्रेशन, अब तो तुम समझदार ही हो गए। सा सा की आवाज जिसमें आ रही है वो सब क्या थे? एलिट्रेशन थे, सेम साउंड ऑफ लेटर। हाँ, इमेजरी, इमेजरी क्या थी इसमें? फ्लावरी बैंड, सच द सन, द मून, ये सारी इमेजरी थी। पूरी पोएम ही क्या है? इमेजरी है। इमेजरी है, इमेजिन कराया जा रहा है, तुम्हारे दिमाग में ये सारी तस्वीरें बनाई जा रही हैं। ठीक है, इन्वर्जन्स क्या है? आर वी रीडिंग? रेपिटेशन देख लो मेनली, और तो मुझे उम्मीद है कि तुम कर ही लोगे। बाकी राइम स्कीम तुम्हारे सामने, ए बी बी सी सी डी डी, बहुत बड़ी पोएम, उस हिसाब से राइम स्कीम है। मैं इस पे अभी इतना ज्यादा ध्यान इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि अभी मैं तुम्हें क्वेश्चन नहीं करा रहा। जब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे तो उसमें पोएटिक डिवाइस को और घोल के पिलाऊंगा, चिंता ना करो। अभी फोकस किस पे रखना है? मैं चाहता हूं जब मुझे तुम नेक्स्ट टाइम मिलो ना लाइव सेशन में मिलो तुम मुझे, तो तुम्हें ये लाइन याद हुई हुई हो, इन्हें ना ऐसे दोहरा लेना 2-3 बार, ये याद, ये घोल के पी जाओ। मीनिंग माइटी डेड कोई पूछे बता दो, कोई पूछे बताओ इमोर्टल ड्रिंक क्यों कहा है, बताओ ब्यूटीफुल चीजें क्या है, बताओ जॉन कीट्स के द्वारा। ये सब मोटा माटा पहले करेंगे, मोटा मोटा फिर करेंगे छोटा छोटा, ये हमारी स्ट्रैटेजी रहने वाली है। ठीक है, अभी मैंने कुछ स्पेशल भी लिखा हुआ है आपके लिए। माइटी डेड का तो मैंने बताया दिया किसके बारे में बात हो रही है, ग्रेट हिस्टोरिकल फिगर्स हु हैव पास्ड अवे, या हीरोज जो उनके बारे में बात थी। अब थिंग ऑफ ब्यूटी, अब एग्जाम में अगर लिखना हो थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, तो क्या मिलता है उससे? हमें वार्मथ मिलती है, एनर्जी मिलती है, ब्यूटी मिलती है, वाइब्रेंस मिलती है, ऑप्टिमिज्म मिलता है, इट ब्रिंग्स जॉय, हमें मजे देती है, इट अपलिफ्ट आवर स्पिरिट्स, हमारी स्पिरिट को ऊपर करती है, सोलेस मिलते हैं। तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हो, सिर्फ इस डायग्राम को देख लोगे तो भी तुम्हें याद रह जाएगा। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोएम की तरफ। दोस्तों, मैं तुम्हें लेके चलूंगा तुम्हारी क्लास 10th में। क्लास 10th में पोएम थी, याद है, द ट्रीज, एड्रियन रिच ने लिखी थी। तुमने अगर मुझसे ही पढ़ा है तो तुम्हें याद होगा। पढ़ा है क्या? एक बार कमेंट करके बताना जरूर। ठीक है, एड्रियन रिच की ही एक और पोएम जो कि 12th में अब हम पढ़ते हैं, वो कौन सी है? आंट जेनिफर्स टाइगर्स। मैंने पहले ही बताया था कि एक फेमिनिस्ट पोइट है, औरतों के बारे में बात करते हैं, उन पे जो जुल्म होता है उसके ऊपर। अब इस पोएम को पढ़ने से पहले कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए, जिनके मीनिंग वो क्या है। प्रॉन्स का मतलब होता है उछलकूद करना, डेनिजन्स का मतलब कहीं के रहने वाले, स्लीक का मतलब बहुत ज्यादा चिकना, और शिवलरिक का मतलब पराक्रमी, बहुत ज्यादा जिसमें हिम्मत हो, बड़ा काम किया हो। ऑर्डियल्स मतलब जो कठिनाइयां होती हैं जिंदगी की, उनको ऑर्डियल्स, आजमाइश जिसे लिखा हुआ है। फ्लटरिंग मतलब फड़फड़ाना, ऐसे हाथ फड़फड़ाना। और टोपाज का मतलब, वैसे तो पुखराज हिंदी में बोलते हैं, लेकिन एक तरह का एक ऐसा होता है चमकदार सा, लोग हाथों में पहनते हैं, मोती जैसा होता है ना, पुखराज जिसे बोलते हैं वो। ठीक है, अब वो प्रेशियस स्टोन, एक तरह का पत्थर जिसे कहते हैं। अब वो किस तरह कलर का होता है? पीले, तेज पीले कलर का होता है। ये याद रखना। अब पढ़ते हैं हमारी पोएम। मैं चाहता हूं तुम रटो मत कुछ, पोएट्री देख के तुम्हें भी समझ में आए कि हाँ इसका मीनिंग क्या निकल रहा है। भाई साहब आ जाओ, चलो देखते हैं क्या कह रही है आंट जेनिफर्स टाइगर्स में हमारी एड्रियन रिच क्या कह रही है, ये देखते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स, प्रांस। अब प्रांस का मतलब क्या पढ़ा था, जल्दी बताओ, जल्दी सब लोग। हाँ, उछल कूद कर रहे हैं अक्रॉस अ स्क्रीन। एक स्क्रीन है, यानी एक पैटर्न है, कोई पैटर्न मतलब
जिसके ऊपर रख के कुछ काम किया जा रहा है। तो आंट जेनिफर क्या कर रही हैं, उनके टाइगर कूद रहे हैं। बेसिकली वो क्या कर रही हैं, वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं। आ जाओ। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। टोपाज का मतलब क्या बताया था मैंने, पुखराज एक स्टोन होता पीले कलर का। डेनिजन मतलब रहने वाले, कहां के, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के रहने वाले, यानी किसकी बात हो रही है, टाइगर की बात हो रही है, टाइगर की बात हो रही है। तो वो क्या कर रही हैं, वो कढ़ाई कर रही हैं, एम्ब्रॉयडरी कर रही है हाथ से, ऐसे सुई से। और क्या बना रही है वो उस डिजाइन पे, उस पैटर्न पे, उस मोटिव पे क्या बना रही है, स्क्रीन पे वो कढ़ाई कर रही है टाइगर्स की, जो कि कूद रहे हैं, ऐसे उछल रहे हैं, ऐसे उछल रहे हैं, वो ये बना रही है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। वो जो उनके टाइगर्स, उनको आदमी से डर नहीं है, मैन का कोई डर नहीं है कि कोई पेड़ के पीछे मैन छुपा हुआ है, पेड़ के नीचे। They pace in sleek chivalric certainty। वो तेज दौड़े चले जा रहे हैं, बिल्कुल बिना किसी डर के और किसी खौफ के। आगे बढ़ते हैं। अब आंट जेनिफर क्या कर रहे हैं, अब उनकी हालत के बारे में बात हुई। ये तो वो क्या एम्ब्रॉयडर कर रही है उनके बारे में। अब उनकी क्या हालत है, आंट जेनिफर फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वुल। उनकी जो फिंगर है वो फ्लटर कर रही है, दैट मीन्स शी इज वीक। वो बहुत वीक हो चुकी हैं, वो बहुत वीक हो चुकी हैं, वीकनेस उनके अंदर। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। यहां तक के वो जो नीडल है ना, वो भी उनसे नहीं उठ रही है, वो भी उसका बोझ भी उनसे वो ठीक से होल्ड नहीं कर पानी, वो इतनी कमजोर हो गई है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अब एग्जाम का क्वेश्चन और इस पोएम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कि जो अंकल ने जो उनके वेडिंग रिंग पहनाई थी, उसका जो मैसिव मतलब बहुत बड़ा जो मैसिव वेट है, वो उनसे उठाया नहीं जा रहा, इसलिए उनका हाथ ऐसे कांप रहा है, कमजोर हो गया। अब ऐसा क्यों होगा, इतनी भारी रिंग होगी क्या, 100 किलो की रिंग है क्या, 10 किलो की रिंग है, कितनी, क्या हाथ ऐसे यूं गिर रहा है, नहीं 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 नहीं, ये वो वेट है जो इमोशनल वेट है। here the weight means weight refers to इमोशनल वेट। वो जो इमोशनल जो इमोशनल टॉर्चर उन्होंने झेला है, वो जो इमोशनल जितनी तकलीफें उन्होंने झेली हैं, ये उसके बारे में, उस वेट की बात कर रहे हैं, वो वाला वेट। सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। वो उनके हाथ पे बहुत ज्यादा है। वो जो शादी का जो तकलीफों का जो ऑर्डियल्स उन्होंने फेस किया, ऑर्डियल्स मतलब हाँ, दुख तकलीफें जो उन्होंने फेस की हैं, वो सारी कठिनाइयों का बोझ वो है बहुत ज्यादा। आ जाते हैं दोस्तों, शादी करना तो आसान होता है, शादी करना तो आसान है, शादी निभाना मुश्किल काम है, एक औरत के लिए खास तौर से, क्योंकि औरत को मर्द डोमिनेट करता है पेट्रियार्कल सोसाइटी में। लेकिन हाँ, हर तरह के लोग हैं। आज के समय में तो मर्द भी परेशान होते हैं कई जगह पे, लेकिन ये उस पुराने समय की बात है जब ज्यादातर औरतों पे ही जुल्म किया जाता था, अत्याचार किया जाता था। When aunt is dead, जब आंटी मर जाएंगी तब क्या होगा, हर टेरिफाइड, उनके जो डरे हुए जो हैंड्स है, डर वाले, यानी अंकल का डोमिनेशन है, अंकल से डरती हैं वो, हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग विद ऑर्डियल्स शी वाज मास्टर्ड बाय। तब भी ना उनके हाथ से वो रिंग नहीं निकलेगी, वो जो बोझ है शादी का वो नहीं खत्म होगा, वो तब भी वहीं रहेगा। मतलब ये उनकी मौत तक उनके साथ रहेगा। जो भी वो डोमिनेशन झेल रही हैं, ऑर्डियल झेल रही हैं, वो सारे उनकी परेशानियां खत्म नहीं होने वाली हैं। जो अंकल उन पे डोमिनेट करते हैं, उनको सप्रेस करते हैं, उनके ड्रीम्स को कुचलते हैं, क्रश करते हैं, वो सारा टॉर्चर उनके साथ मरते दम तक रहेगा। The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid। लेकिन उनके जो सोच है, जो उनके टाइगर्स हैं, टाइगर्स यहां पे क्या है, वो आंटी की सोच को दिखा रहे हैं। दे आर द थॉट्स, ये उनके थॉट्स हैं, विचार हैं। लेकिन वो जो उनके टाइगर्स हैं, उनके मरने के बाद भी वो ऐसे ही तेज दौड़ते रहेंगे, प्राउड के साथ, बिना डरे हुए। तो यहां पे टाइगर्स उनकी थॉट्स को दिखा रहे हैं, उनके जो विचार हैं उनको दिखा रहे हैं कि वो क्या सोचती है। तो उनके विचारों को नहीं बांधा गया है, लेकिन उनको बांध दिया गया है। उनपे सप्रेशन है, उनको वो सबमिसिव लाइफ जी रही हैं, लेकिन उनके जो सोच है वो बहुत फ्रीडम चाहिए उनको। ये जो दौड़ते हुए टाइगर्स किसको दिखा रहे हैं कि शी वांट्स फ्रीडम, इंडिपेंडेंसी, उन्हें ये सब चाहिए, लेकिन वो अभी दबी हुई हैं। आइए दोस्तों, इसको एक अलग अंदाज में जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लाइंस हैं वो देखते हैं। मेरा बच्चा, बहुत सिंपल सी पोएम थी, क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है वो भी बता दूंगा।
aren't embroidering a motif या डिजाइन या पैटर्न. एनर्जेटिक फियरलेस टाइगर्स मूविंग फ्रीली. एनर्जेटिक टाइगर्स हमने सब कुछ देखा हुआ था कि वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं बहुत फ्रीली. लिविंग लाइफ ऑफ सबमिसिवनेस. सबमिसिवनेस इंपॉर्टेंट वर्ड. मेरा बच्चा एक बार सब कमेंट में लिखो कि आंट जेनिफर इज लिविंग अ लाइफ ऑफ सबमिसिवनेस. सबमिसिवनेस का मतलब ये होता है दबी हुई जिंदगी. किसी के आगे ऐसे पूरा आपने कह दिया कि भाई मैं तेरा ही हो गया, जो करना है कर ले मेरे साथ. बिल्कुल हथियार डाल दिए, दबा दिया गया आपको. सबमिसिवनेस वाली जिंदगी जी रहे हैं. हर फिंगर्स ट्रेम्बल एज शी एम्ब्रॉयडर्स. उनकी उंगलियां कांप रही हैं. वेडिंग रिंग रिमाइंड्स हर द डोमिनेंस ऑफ हर हस्बैंड. जो वेडिंग रिंग है वो किस चीज की याद दिलाता है? डोमिनेंस ऑफ हर हस्बैंड. ये लाइन याद कर लो, घोल के पी जाओ. एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि व्हाई द इमोशनल वेट ऑफ द रिंग, इनफैक्ट व्हाई द वेट ऑफ द रिंग इज सो मैसिव. जो रिंग का जो वेट है वो इतना मैसिव क्यों है? बिकॉज इट रिमाइंड्स ऑफ हर डोमिनेंस, ऑफ द डोमिनेंस ऑफ हर हस्बैंड. वो उनके हस्बैंड के डोमिनेंस को रिमाइंड कराता है. ऑन हर डेथ, और जब वो मर जाएंगी, द रिंग विल रिमेन ऑन हर फिंगर. उनके फिंगर में रहेगी. टाइगर्स कंटिन्यू टू मूव अराउंड फ्रीली फॉरएवर. तो ये इंपॉर्टेंट इसकी एक्सप्लेनेशन थी, एग्जाम इंपॉर्टेंट लाइंस थी जो तुम्हें याद रहेंगी. बार बार एग्जाम में जो इसका क्वेश्चन बनता है मेरा बच्चा, वो यही बनता है कि इमोशनल वेट ज्यादा होता है. वो जो रिंग का वेट था, वो जो रिंग का वेट ज्यादा क्यों था? क्योंकि वो इमोशनल वेट का मतलब यहां पे क्या है? तो उसमें आप क्या बताओगे कि दैट शोज दी सबमिसिवनेस लाइफ या सबमिसिवनेस ऑफ आंट जेनिफर. कि वो कितनी सबमिसिव है. डोमिनेंस उनके हस्बैंड का है, डोमिनेंस को दिखा रहा है. दैट शोज डोमिनेंस ऑफ हर हस्बैंड. और किस तरह से वो एक सप्रेस्ड लाइफ जी रही हैं. कैसी लाइफ? सप्रेस्ड लाइफ जी रही हैं, जहां पे उनकी लाइफ में शी हैज नो जेस्ट. उनकी लाइफ में कोई मजा नहीं है, कोई जोश नहीं है, बिल्कुल नीरस सी जिंदगी जी रही हैं. और वो मजबूर है, कंपेल्ड है. वो इस तरह की लाइफ जीने को कंपेल्ड है, जहां पे उनको डोमिनेंस है. और वो कैसी हैं? वो वीक है. और आंटी कैसी हैं? बहुत ज्यादा वीक हो गई हैं, क्योंकि उनकी उंगलियां ऐसे ऐसे कांप रही है. सब कुछ क्या दिखाता है कि इतने साल के टॉर्चर की वजह से, डोमिनेंस की वजह से वो बहुत ज्यादा वीक हो गई. मेनली क्वेश्चन यही आता है. बाकी जो और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा हमारे लाइव सेशंस के अंदर. ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं. इसके पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं. बहुत आसान से पोएटिक डिवाइस है, वो देख लेते हैं. एलिट्रेशन, फ फ प प, ये हो गया इसका एलिट्रेशन. मेटाफर क्या था? ब्राइट टोपास. किसको दिखा रहे? टोपास तो वैसे क्या था? पुखराज था, है ना, एक स्टोन था, लेकिन स्टोन नहीं था, ये टाइगर के कलर को दिखा रहा था. वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब यहां पे वर्ल्ड ऑफ ग्रीन थोड़ी है, फॉरेस्ट को दिखा रहा था. रेपिटेशन, दे बार बार यूज हुआ है, दादा बार बार यूज हुआ है. इमेजरी किसकी थी? ब्राइट टोपास की थी. डेनिजन्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन की पूरा इमेजरी था. डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री. ठीक है, ये इसकी इमेजरी थी. और राइम स्कीम AABB CCDD EEF है. बार बार बदली है राइम स्कीम, तो ये राइम स्कीम हो गया. ठीक है, तो मोटा माटी तो इसके अंदर यही था दोस्तों. मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी. एक बार सब लोग एक साथ, जितनी भी अभी हमने 4 पोएम पढ़ी, उनके पोएट और पोएम का नेम बता दो कमेंट में. आओ चलो बढ़ते हैं हमारी लास्ट पोएम की तरफ. दोस्तों एक बार फिर से मैं तुम्हें लेके चलता हूं क्लास 10th के अंदर. वहां हमने स्टार्टिंग की ही 2 पोएम पढ़ी थी, छोटी छोटी, डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई थी. मैंने तुमसे तब कहा भी था, जब तुमने मुझसे पढ़ा था मेरे छोटे बहन छोटे भाई, कि हाँ तुम्हें 12th में इनकी एक बहुत बड़ी पोएम पढ़ने को मिलेगी. जी हाँ, वही बहुत बड़ी पोएम है, रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. बहुत प्यारी पोएम है. कैसे गरीब लोग जो कि सड़क के किनारे कोई खोमचा लगा के बैठते हैं, छोटा मोटा सा घर बना के बैठते हैं और कुछ बेच रहे होते हैं, उनकी क्या हालत है, और वहां से निकलने वाले गुजरने वाले लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनका क्या रवैया रहता है, ये बता रही. बड़ी प्यारी सी पोएम हमारी. आ जाइए. रॉबर्ट फ्रॉस्ट नाम याद रहेगा भाई. एक एड्रियन रिच, ये भी 10th क्लास वाली है, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी 10th क्लास वाले. तो ये तो हमें याद करने नहीं अलग से, बस 3 है जिनको हमें याद रखना है. आ जाओ. क्या कह रहे हैं हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब? द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड. एक छोटा सा घर है, छोटा सा शेड, उस पर नया शेड पड़ा हुआ है. इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक इज स्पेड. जहां से, कहां पे है ये ट्रैफिक? जहां से गुजर रहा है रोड के पास से, वहीं किनारे पे एक छोटा सा घर बना हुआ है. रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेट. इट वोंट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड. वो तुमसे डोल ऑफ ब्रेड नहीं मांग रहे. दे आर नॉट सीकिंग एनी काइंड ऑफ फूड फ्रॉम यू. दे आर नॉट इवन बेगिंग. दे आर पुअर पीपल बट दे आर सेलिंग समथिंग. वो कुछ बेच रहे हैं. ओके. But for some of the money, the cash whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint. Withering faint का मतलब होता है, withering मतलब होता है मुरझाना, faint मतलब बेहोशी को कहते हैं. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब कहते हैं कि ये लोग जो है ये तुमसे खाना पीना नहीं मांग रहे, कोई तुमसे भीख नहीं मांग रहे कि हमें कुछ खाने को दे दो, बल्कि वो भी वही कैश चाह रहे हैं, वही मनी चाह रहे हैं जिसके कैश फ्लो से तुम भी अपने शहरों को इतना तुमने आलीशान बनाया, तुम पैसा कमा रहे हो. वही पैसा तो वो भी तुमसे सोच रहे हैं कि तुम उनसे सामान खरीदो और उन्हें वो पैसे दे दो.
तो क्या सीख करना चाह रहे हैं? फ्लारा ऑफ सिटी का मतलब क्या है? जो सिटी की जो इकोनॉमी है, जो कैश फ्लो है, वो किसको मिल जाए? जो मुरझाते हुए लोग हैं, मुरझाते हुए इनके घर हैं, जो चेहरे, इनको भी मिल जाए। ये भी इससे कुछ फायदा हो जाएगा इनका। ये तो कहना चाह रहे, इक्वालिटी की तो बात हो रही है। वो भीख थोड़ी मांग रहे हैं, है ना, बिजनेस ही तो कर रहे हैं, ट्रेडिंग ही तो कर रहे हैं। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। द पॉलिश ट्रैफिक पास विद अ माइंड अहेड। पॉलिश ट्रैफिक का मतलब वो चमचमाती हुई रिच पीपल की गाड़ियां जो कि तेज स्पीड में चली जा रही हैं। माइंड अहेड जो कि अपने डेस्टिनेशन, माइंड अहेड का मतलब यह क्या है? डेस्टिनेशन, जो उनकी मंजिल है सिर्फ उनके दिमाग में, तो बस वही है। उनको क्या ये गरीब की दुकान दिखती नहीं है? क्या उनके अंदर दिल नहीं है? बिल्कुल नहीं है। और इफ एवर ए साइड अ मोमेंट, और अगर वो रुकते भी हैं, देखते भी हैं, तो क्या करते हैं? देन आउट ऑफ सॉर्ट्स एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट। मार्ड मतलब स्पॉइल, खराब हुआ होना, मार्ड मतलब विद द आर्टलेस पेंट। वो बल्कि ये शिकायत करते हैं कि क्या गंदा सा तुमने गंदा सा पेंट कर रखा है, कितना गंदा बना रखा है ये तुमने अपना ये छोटा सा जो घर सा बना रखा है, टेम्परेरी घर, ये कितना बुरा लग रहा है। वो ये कंप्लेंट करते हैं। ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न्ड रॉन्ग एंड एस टर्न्ड रॉन्ग। और वहां जो साइन लगे हुए हैं, तो डायरेक्शन के साइन एस की जगह एन लगा हुआ है, एन की जगह एस, तो ये उस चीज की कंप्लेंट करते हैं। कोई उनसे सामान नहीं खरीद रहा है, कोई उनकी तकलीफ को नहीं देख रहा है, ठीक है, किसी में इंपैथी नहीं है। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज, wrong, offered for sale wild berries in wooden cords और crook necked golden scotch with silver worts। अब वहां पे वो बेच क्या रहे हैं सामान रोड साइड स्टैंड पे? तो वाइल्ड बेरीज बेच रहे हैं, किसमें? वुडन कॉर्ड्स के अंदर, जिसके अंदर गोल्डन स्क्वैश किसमें बेचे जा रहे हैं? सिल्वर वॉट्स में। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, बच्चा पूछता है कि वो क्या बेच रहे हैं, तो आप ये बता दोगे वाइल्ड बेरीज क्या कहते हैं? वुडन कॉर्ड्स में, और गोल्डन स्क्वैश किसमें बेच रहे हैं? सिल्वर वॉट्स में, ठीक है, आ जाओ। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। और कोई रुक के ये भी नहीं देखता कि कितने सुंदर जगह, एक बार रुक जाए वहां पे, ठहर ही जाए, नहीं, वहां कोई रुकता नहीं है। यू हैव द मनी बट इफ यू वॉन्ट टू बी मीन, why keep your money and go along? The hurt to the scenery won't be my complaint। अगर तुम में जरा भी इंसानियत होती, अगर तुम मीन ना होते, मतलबी ना होते, बेकार आदमी ना होते, तो तुम रुक जाते। लेकिन तुम सबके सब मीन हो, जितने भी अमीर लोग वहां से गुजर रहे हो। और मेरे लिए, किसके लिए? पोएट के लिए। दिस इज नॉट द कंप्लेंट कि यहाँ की जो लैंडस्केप है, यहाँ की जो सीनरी वो खराब हो रही है इसकी वजह से, नहीं। गरीब आदमी की रोजी रोटी चल रही है, इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम अमीरों की सीनरी सुंदरता के लिए मैं किसी गरीब की रोजी रोटी पे पेट पे लात नहीं मारना चाहता। मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है यहाँ की जो सराउंडिंग है उससे। ये कहना चाह रहे कौन? हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब। आगे क्या कहते हैं भाई? आगे कहते हैं so much as the trusting sorrow of what is unsaid। ये बड़ी प्यारी लाइन है मेरा बच्चा। ट्रस्टिंग sorrow का मतलब कि भाई किसी गरीब ने यहां जो दुकान लगाई है वो ये सोच के लगाई है that someone will come, someone will stop and buy something from him। कि कोई आएगा, रोकेगा अमीर आदमी गाड़ी और उससे वो खरीद लेगा। और कोई इतनी बुरी चीजें भी नहीं बेच रहा है, वो सस्ती बेच रहा है। तो ये अनएक्सपेक्टेड क्या है? ये ट्रस्टिंग सॉरो है। ट्रस्टिंग कि उन्होंने भरोसा किया था ये सोच के कि मेरा माल बिकेगा, लेकिन वो माल नहीं बिका। उसका क्या? ये सॉरो है, उदासी है। ये व्हाट इज अनसेड, वो जो कि दिख नहीं रही, वो अपने मुंह से नहीं कह रहा, लेकिन उसके मन में है। Here far from the city we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand। और हम क्या चाह रहे हैं? हम गरीब आदमी क्या चाह रहे हैं कि हम शहर से दूर यहां पे आए हुए हैं कि कुछ हमारा सामान बिक जाए, तुम खरीद लो, बट यू आर नॉट बाइंग एनीथिंग, यू आर नॉट इवन स्टॉपिंग। आ जाते हैं to try if it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us। और इसमें रोड साइड स्टैंड में रॉबर्ट फ्रॉस्ट आगे कहना चाहते हैं कि जो पार्टी पावर में उसने इन लोगों के लिए रास्ते बंद किए हुए हैं, इनको रोक रखा है, इनका जो डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से नहीं हो पा रहा है। जो जो उनसे प्रोमिसेस किए जाते हैं, प्रोमिसेस आर नॉट बीइंग फुलफिल्ड, वो निभाए नहीं जाते, और ये बेचारे उम्मीद में रह जाते हैं कि कोई कस्टमर रुके, उस उम्मीद में, कोई उनसे कुछ खरीद ले उस उम्मीद में, कोई पॉलिटिकल पावर ने जो प्रॉमिस किया है वो पूरा करेगा इस उम्मीद में, लेकिन उनके कोई भी बातें पूरी नहीं हो पाती, उम्मीदें उनकी सही नहीं निकल पाती। आगे बढ़ते हैं। It is in the news that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in to live in villages next to the theater and the store। ऐसा खबरों में कि अब ये बेचारे रोड साइड स्टैंड वाले जो गरीब लोग हैं और इन जैसे जो लोग हैं, इनको बसाया जाएगा, इनके जो अभी रोड साइड स्टैंड में जो इन्होंने बना रखे हैं टेम्परेरी शेल्टर, इनको खरीद लिया जाएगा, इनकी दुकानों को खरीद लिया जाएगा और इनको बसा दिया जाएगा कहां? थिएटर के पास, स्टोर के पास, where they won't have to think for themselves anymore, जहां इनको ये सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कैसे गुजारा करना है।
लेकिन क्या है, वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स कौन लोग हैं? जो इनके लीडर्स हैं, सो कॉल्ड, जो प्रॉमिस करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे swarm over their life enforcing benefit, they are calculated to soothe them out of their wits. वो सिर्फ वो काम करते हैं जिससे उनका फायदा हो। सपने तो उनको दिखाए जाते हैं, लेकिन फायदा किसका होता है? उन पॉलिटिकल पार्टीज का, उन लीडर्स का, उन लोगों का जो इनको वादा कर रहे हैं। And by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way. और वो क्या करते हैं? वो इनसे वादा करते हैं कि अब तुम्हें सुकून की नींद मिलेगी, चैन की सांस मिलेगी, लेकिन असल में वो चैन की सांस सोते हैं, चैन की नींद सोते हैं, और इनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। इनको आज भी वही जो बरसों से चली आई जिंदगी, इनकी आज भी जिंदगी वैसी ही रहेगी और वैसी ही चलती आ रही है। सो ये सारी बातें कौन कर रहे हैं? हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो भी हैं, ये जितने भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इन लोगों की इस हालत के लिए, उसके बारे में बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं? समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बेयर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। राइटर कहते हैं, पोइट कहते हैं कि कभी कभी तो यार मेरे से बर्दाश्त नहीं होता कि इन लोगों की उम्मीद कैसे बर्बाद हो जाती है। कैसे ये लोग, जो फार्मर्स लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, रोड साइड स्टैंड पे जो बैठे हुए हैं, जो सामान बेच रहे हैं, इन्हें उम्मीद होती है कि गाड़ियां रुकेंगी, उनसे सामान खरीदेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये देख के ना राइटर का बड़ा दिल दुखता है। यहाँ पे चाइल्डिश लॉन्गिंग किसकी, चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन किसकी जा रही है? वो जो फार्मर्स हैं, वो जो सेलर्स हैं, वो जो ये उम्मीद लगा के बैठे कि कोई रुकेगा। लॉन्गिंग का मतलब क्या होता है मेरा बच्चा? डिजायर, ख्वाहिश, जो उनकी ख्वाहिश है कि ऐसी इच्छा है कि ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। कैसे? द सैडनेस दैट लर्क्स मतलब होता है घात लगा के बैठना, नियर द ओपन विंडो देयर। अब वो क्या है? उन्होंने अपनी खिड़की खोल लेते हैं, जैसे कोई आ रहा होता है तो खिड़की खोल के देखते रहते कि अब ये रुकेगा। दैट वेट्स ऑल इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर। पूरे दिन ऐसे ही वो खिड़की खोल के बैठे रहते कि कोई आएगा, रुकेगा, सामान खरीदेगा, जैसे कि कोई प्रार्थना कर रहे हो कि यार, दुआ कर रहे हो कि यार कोई आ जाए। ये देख के राइटर का बड़ा दिल दुखता है। Of all the thousand selfish cars, for the squeal of brakes, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass. जैसे ही गाड़ी का ब्रेक लगता है, आवाज आती है, साउंड आता है कि हाँ कोई गाड़ी आई है, तो उनको लगता है कि कोई हमसे सामान खरीदना आएगा। लेकिन ये जो सेल्फिश कार्स हैं, सेल्फिश कार्स का मतलब यहां पे है द सेल्फिश पीपल who do not buy anything from roadside stand and from the farmers, and they have nothing to do with their lives. उनकी बात हो रही, the city people, the rich people, okay? अब वो क्या करते हैं? वो रुकते तो है, उनकी गाड़ियां रुकती तो है, लेकिन क्यों रुकती है? Just want to inquire what the farmers prices are. वो रुकते भी तो पूछते हैं, भाई कितने का दिया है? अरे तुम अमीर लोग हो, तुम्हें भी यहाँ पे रेट पूछने, इतने सस्ते दामों में ये बेच रहे, तुम तब भी रेट पूछ रहे हो। और दूसरा क्या करता है? One did stop, but only to plow up grass in using the yard to back and turn around. और कुछ रुकते भी है तो क्या करने के लिए? अपनी जो गाड़ी को रिवर्स करने के लिए, वो घास हटवाने के लिए, पीछे दिखवाने के लिए, ये करने के लिए रुकते हैं, लेकिन कोई इनसे सामान नहीं खरीदता है। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड। और कुछ लोग रास्ता पता करने के लिए इनसे रुकते हैं, लेकिन कोई इनसे सामान नहीं खरीद रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रही है? एंड अनदर टू आस्क could they sell it a gallon of gas? They couldn't this costly, they had none, didn't see. कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास गैस है, फ्यूल है। अब ये वाली बात जब कोई पूछते हैं तो इस पे राइटर को, हमारे पोइट को बल्कि गुस्सा भी आ रहा है। क्या तुम्हें दिखता नहीं, ये लोग इतने गरीब हैं, इनके पास कहां होंगे इतनी महंगी चीजें? गैस लेके थोड़ी बैठे होंगे, गैलन ऑफ गैस इनके पास होगा क्या? इस तरह की बातें। यहाँ पे गैस का मतलब हो सकता है पेट्रोल के लिए भी कह रहे हो, इसकी जो रेफर कर रहा हूं, क्योंकि गाड़ियों में पेट्रोल वगैरह डलता है तो उसकी बात होती है, डीजल वगैरह डलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें थोड़ी लेके बैठा है एक फार्मर, तो यहां पे इसको गुस्सा भी आता है कि लोग ये तक सवाल पूछते हैं लेकिन सामान नहीं खरीदते। नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड। भाई कंट्री के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है जो कि इन गरीबों का, इन फार्मर्स का अपलिफ्टमेंट कर सके। तो अब राइटर क्या चाहता है? राइटर कहता है, और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी। तो राइटर कहता है कि यार मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया तो ये हो कि टू पुट दिस पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, कि इनको एक झटके में कोई ऐसा सोल्यूशन हो जिससे इनको एक झटके में इनकी प्रॉब्लम से निकाल दिया जाए। एंड द नेक्स्ट डे, लेकिन अगले ही दिन, एज आई कम बैक इनटू द सीन का मतलब जब उसे होश आता है, मतलब वो रियलिस्टिक होके बात करता है, तो वो कहता है, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. राइटर कहता है लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है, एक झटके में इनका निवारण नहीं हो सकता। इसको कुछ दूसरी तरीके से ऐसे देख सकते हैं कि राइटर यहाँ पे गुस्से में भी कह रहा है, वो कह रहा है कि मैं चाहता हूं इनके एक झटके में इलाज कर दो ना, अमीर लोग जो एक झटके में कर दो, इनको मार दो, खत्म कर दो। लेकिन फिर वो सोचता है कि यार ये मैं कह तो रहा हूं, लेकिन ये बात, ये प्रस्ताव कोई किसी के आगे कैसे रख सकता है कि किसी को खत्म कर दो। इसकी दूसरा एक मीनिंग ये निकल सकता है। सो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी पोएम थी, रोड साइड स्टैंड। अब मेरा बच्चा, तुम लोग मेरे अपने हो, मेरे सगे वाले हो, तो मैं तुम्हें बता देता हूं, एग्जाम में अगर इस पे से क्वेश्चन आए
इसमें से क्वेश्चन आए तो कोशिश ये करना कि तुम इसे चॉइस में रखना, क्योंकि एग्जाम में चॉइस में क्वेश्चन आएगा, या तो इस पोएम से करना होगा या किसी और से। तो बाकी की जो चार है वो ज्यादा इजी है, छोटी है, मजेदार है, सिंपल है। ये थोड़ी सी बड़ी भी है, मुश्किल सी भी है, तो इसमें तुम फंस ना जाओ। अगर कहीं लगे ना कि यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, तो इसे छोड़ना, चॉइस में इसे छोड़ना, ठीक है। ये मेरी तुम्हारे लिए अलग से एडवाइस है। और तुम्हें अपना लॉन्ग आंसर या कोई भी आंसर लिखना कैसे, इंग्लिश में आंसर कैसे लिखना है, मैंने तुम्हारे लिए टॉनिक सीरीज बनाई हुई है, 3-4 वीडियोस है, वो जरूर देखो भाई, वो मैंडेटरी है। कहां देखना है सर यूट्यूब पे जाना है और कुछ नहीं करना। यूट्यूब पे जाना है, ये रहा चैनल हमारा, इसमें यहां प्लेलिस्ट में जाना, और प्लेलिस्ट में तुम्हें यहां टॉनिक सीरीज नजर आ जाएगी। ये रही भाई टॉनिक सीरीज इंग्लिश 25-26 फॉर ऑल लेवल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे वर्ड्स को आपको पिरोना है, ये जरूर देखते हुए चलना, साइड बाय साइड अपने देखते हुए चलो, ताकि तुम्हारी इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स आए। सीयूईटी में भी तुम्हें इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है, और सीयूईटी भी मैं ही पढ़ाऊंगा बाय द वे। अब कोई डाउट आता है तुम इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। और ये रिविजन सीरीज छोड़नी नहीं है, कसम खा के रखनी है। अभी आज हमारी फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हुई तुम्हारी क्लास 12th की इंग्लिश की, जिसमें हमने फ्लेमिंगो भी करी, हमने विस्टास भी कर ली, और ये इसकी पोएम्स भी कर ली। अब मिलेंगे हम, बीच में तुम्हारे फेवरेट वीडियोस में डालता रहूंगा जो भी तुम्हें जरूरत पड़ती रहेगी, जैसे कि इंडिगो चैप्टर की वीडियो आएगी, अभी एक अलग सेपरेट वीडियो डालूंगा, जो भी तुम कहोगे मैं तुम्हारे लिए लाऊंगा। इन्विटेशन रिप्लाई की, ग्रामर, जो भी तुम राइटिंग जिसे बोलते हो, उसके ऊपर भी वीडियोस आएंगे, डोंट वरी, उसकी टेंशन नहीं है। लेकिन ये जो सीरीज चल रही है उसमें जो अब दूसरी लाइव रिविजन होगी, जिसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, वो जैन में होगी। तैयार रहना, ठीक है। तुम्हें कोई भी डाउट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, यहां पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक नहीं किया तो अपना प्यार जरूर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।